लर्न टू ट्रेड वर्जन नंबर 2 वीडियो नंबर 5। स्वागत है आपका, स्वागत है अनुपना जी का। हाउ आर यू? गुड सर, हाउ आर यू? वेरी गुड, फैंटास्टिक। अनुपना जी, मार्केट गिर रहा है? यस सर। हाँ, तो अच्छी बात है। जो गिरेगा वही तो बढ़ेगा और जो बढ़ता है वो गिरता है जी। तो कभी भी इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि मार्केट गिर रहा है। हमेशा ध्यान रखिए, शेयर बाजार के अंदर में हर मार्केट कंडीशन में अपॉर्चुनिटीज़ है। माइंड को इतना पॉजिटिव रखना है, इतना अपॉर्चुनिस्ट बनना है कि गिरते हुए बाजार में भी ढूंढना है क्या ले सकते हैं या क्या बेच सकते हैं। बढ़ते हुए मार्केट में भी ये सोचना है क्या ले सकते हैं, क्या बेच सकते हैं। समझ रही? ओके। आज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करूंगा। और क्यों मैं आज चर्चा कर रहा हूँ, बिकॉज आज सुबह मैंने ट्वीट भी किया था और एक वीडियो डाला था जो कि इंग्लिश में था। मुझे लगा उस वीडियो पे और डिटेल में चर्चा करते हैं, हिंदी में करेंगे और डीप जाएंगे उस कॉन्सेप्ट पे, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। ओके। तो अभी तक मैंने आपको जो सिखाया ना लर्न टू ट्रेड में, मोमेंटम इन्वेस्टिंग, एक बार आप जस्ट डिफाइन कर दिया, आपके हिसाब से मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या है? सो मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज व्हेन जब मैं एक स्टॉक को आइडेंटिफाई कर रही हूँ जो ऊपर जा रहा है, हाँ। जो मेरे हिसाब से उसका ट्रेंड इज ऊपर, हाँ, एंड जो जिसका पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग अप इज हायर। करेक्ट। सो बाय हाई सेल हायर। यस। जनरली क्या होता है, बाय लो सेल हाई। या। ठीक है। तो अब क्या एज अ कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर आप मोमेंटम इन्वेस्टर बन सकते हो, या क्या हम ऐसा कोई मॉडल बना सकते हैं जो कि हाइब्रिड मॉडल है, कि जो गिरे पड़े स्टॉक है, जिनमें भी गिरे पड़े सेक्टर्स हैं, जिनके अंदर में जान नहीं है, मोमेंटम नहीं है, उनमें मैं किसी तरीके से मोमेंटम में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ क्या? बिकॉज वहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता है, क्योंकि गिरा पड़ा जो है वही रिकवर करेगा तो बहुत पैसा देगा। प्लस मैंने एक वीडियो में पीई वाला एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, वहाँ पर पी एक्सपेंशन की बात की थी कि जो गिरे पड़े हैं अगर उनका पी एक्सपेंशन होता है तब बहुत बड़ा पैसा बनता है, जो कि होली ग्रेल है मार्केट का। ठीक है। तो आई एम श्योर यू आर वेरी एक्साइटेड टू हियर अबाउट दिस। तो एक काम करते हैं, पहले ना कुछ सेक्टर्स ऐसे ढूंढते हैं जो गिरे पड़े हैं। ठीक है। तो हाउ डू आइडेंटिफाई सेक्टर जो गिरे पड़े हैं? तो गिरे पड़े को डिफाइन करते हैं। मैं कहता हूँ फंडामेंटली इवैल्यूएट करना चाहिए किसी सेक्टर को कि ये सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है। तो मैं स्टॉकेज की कुछ आउटपुट्स यूज़ करूँगा। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं हैं तो आप कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है, क्योंकि आप ही के फ़ायदे का है, मेरे कोई बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा नहीं होता, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो सेक्टर एनालिसिस में चलते हैं। ठीक है। यहाँ पर अपने उन उन सेक्टर्स को देखते हैं जहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है। ओके। जहाँ पे फ्लैट है रेवेन्यू या रेवेन्यू डीग्रोथ हो रहा है। तो आइडियली वो जो सेक्टर्स हैं जहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, वही सेक्टर के स्टॉक्स जो है वो नीचे होने चाहिए, बिकॉज मार्केट प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ अर्निंग। ये कॉन्सेप्ट से क्लियर है? हाँ। अगर अर्निंग सपोर्ट नहीं करेगा तो मार्केट प्राइस बहुत टाइम तक ऊपर में नहीं रहेगा। बराबर है? तो इस आउटपुट को देखते हैं अपने, थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि सबको अच्छे से दिख जाए। या तो शिप बिल्डिंग रेवेन्यू ग्रोथ है, देखिए बहुत अच्छा ग्रोथ है। क्वार्टर और क्वार्टर 15% है और ईयर ऑन ईयर 38% है। इन दोनों में डिफरेंस क्या बताइए? गूगली था ये। क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्यों बताइए सर? क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब जो पिछले क्वार्टर का जो है, एंड ईयर ऑन ईयर हो गया जो साल भर साल का पिछले साल का सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में पिछले साल भर साल। आपका जवाब सही था, लेकिन क्या बीच बीच में मैं इनको भी टेस्ट करता रहूंगा, पता लगेगा कि ये पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। ठीक है, मोटा मोटी राइट थे आप, बट पूरा क्रेडिट नहीं दूंगा आपको इस आंसर का। ठीक है जी। तो शिप बिल्डिंग के अंदर में अच्छी ग्रोथ है। मिसलेनियस छोड़ देते हैं एक बार। एविएशन के अंदर में ग्रोथ दिख रहा है आपको? बहुत अच्छा ग्रोथ है। यस सर। तो आइडियली ये सारे जो सेक्टर्स हैं जिनमें ग्रोथ है, उन्हीं की स्टॉक्स में ग्रोथ होनी चाहिए। अपन उन्होंने डिस्कस भी किया था, याद है आपको लास्ट वीडियो में? या आपने इंडिगो का बात किए थे। यस सर। हाँ, इंडिगो एंड द टेलीकॉम इंडस्ट्री। टेलीकॉम तो दोनों ही अच्छा कर रहे हैं। यस। बाय द वे टेलीकॉम में टाटा कॉम, एयरटेल बहुत अच्छा कर रहा है। इंडिगो बहुत अच्छा कर रहा है। क्यों? क्योंकि भैया रेवेन्यू सपोर्ट कर रहा है। बैंकिंग बहुत अच्छा कर रहा है, और मुझे लगता है बैंकिंग बहुत अच्छा करेगा, बिकॉज ये ग्रोथ देखिए आप बैंकिंग के अंदर में। और इंडिया के अंदर में शेयर बाजार को तेज होना है तो बैंक्स को तो तेज होना ही पड़ेगा। राइट। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये तो हो गया अच्छी सेक्टर्स। अब जरा नीचे आते हैं, गंदे बैड परफॉर्मिंग, नीचे नीचे नीचे। डायमंड एंड ज्वेलरी अच्छा परफॉर्मेंस है क्वार्टर और क्वार्टर, लेकिन पुराने साल के मुकाबले इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं, बड़ी खराब सेक्टर में नहीं मानूंगा मैं। ओके। फेरम मैंगनीज
फ्लैटिश परफॉर्मेंस है, ईयर लास्ट ईयर के मुकाबले गंदा परफॉर्मेंस है, ठीक है। केमिकल्स, इसी का मैंने एग्जांपल लिया था ओके कि केमिकल सेक्टर जो डार्लिंग हुआ करता था कुछ महीने पहले तक, उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स की बैंड बजी हुई। क्यों? क्योंकि जो रेवेन्यू है वो गिर रहा है, तो स्टॉक्स कैसे चलेंगे। अब केमिकल के अंदर में जाऊं तो मुझे और डिटेल मिल जाएगा कि इस सेक्टर के अंदर में कौन कौन से स्टॉक है जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ है और जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ एकदम भी नहीं है, ओके ठीक है। राइट तो अगर मैं कॉन्ट्रेरियन हूं तो मैं इस सेक्टर को देखना चाहूंगा, राइट बिकॉज गिरा पड़ा सेक्टर है, हाँ कोशिश हो सकता है कि ये सेक्टर रिकवर करे, हम्म ठीक है। अब मुझे 2-3 पैरामीटर्स इस सेक्टर के स्टडी करने हैं। पहला कि इस सेक्टर का ब्रेथ कैसा है। ब्रेथ क्या इंडिकेट करता है कि कितने स्टॉक्स है, कितने परसेंटेज स्टॉक्स है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो हमारा प्रोप्राइटरी इंडिकेटर रिलेटिव है उससे ऊपर चल रहे हैं। 28% लाल है, RSI 50 के ऊपर है 29%, मूविंग एवरेज 20, मूविंग एवरेज 50, मूविंग एवरेज 100, तो लाली ज़्यादा है। राइट इसका मतलब इस सेक्टर के अंदर में मोमेंटम नहीं नहीं है, है अभी। बिकॉज मेजॉरिटी जो स्टॉक है इस सेक्टर के वो अपने क्रिटिकल लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, बरोबर है, Right. ठीक है। ये इस थॉट को अपने आप इंडस्ट्री वाइज देखते हैं, बिकॉज हर सेक्टर के अंदर मल्टीपल इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्री में हम आते हैं तो क्या दिखता है, डाइज एंड पिगमेंट के अंदर में ग्रीन है, पेस्टिसाइड और एग्रो में ग्रीन है, केमिकल में ग्रीन है, बाकी सब में घनघोर लाली है। तो अगर मैंने सब मुझे ब्रह्मा जी आके बोले कि भाई केमिकल में बेटा करना तो है, तुमको काम करना ही पड़ेगा, तब मुझे कौन सा इंडस्ट्री में देखना होगा केमिकल सेक्टर में, डाइज एंड पिगमेंट, पेस्टिसाइड एंड केमिकल, इसको देखना होगा। जो लाल है उसको मैं नहीं देखूंगा। क्यों सो लाल है भाई, सब स्टॉक्स बिक रहे हैं, जोर से बिक रहे हैं, थोड़ा बहुत तो रिकवरी आए। ओके सो बेसिकली सेक्टर्स जिसके स्टॉक्स गिरे हुए हैं बट द चांसेस ऑफ रिवर्सल इज हायर इन दोस। भाई ये देखिए, ऐसा क्या होता है कि ये है गिरे पड़े हैं, एकदम नीचे है, राइट यहाँ मैं हाथ नहीं दूंगा, एकदम नीचे को मैं हाथ नहीं दूंगा। ओके लेकिन जो थोड़ा सा रिकवर करके हरियाली हल्की सी आई तब मेरा मन किया, समझ रहे? गॉट इट तो ये हल्की सी हरियाली है, इसलिए मेरा मन किया कि चलो इसको देख लेते हैं, ओके ठीक है। अब मैं इसके अंदर गया, केमिकल के अंदर गया, तो चलिए अंदर घुस जाते हैं। स्टॉकेज का ये ब्यूटी है कि आप अंदर से अंदर जा सकते हैं। तो हम केमिकल के अंदर में देखिए, केमिकल सेक्टर में केमिकल इंडस्ट्री का मतलब हो गया ये मिसलेनियस केमिकल्स है, जो केमिकल्स एक्चुअली में प्रोड्यूस होता है वो है। ओके तो यहाँ पर कौन कौन से स्टॉक मुझे दिख रहे हैं, ये सारे स्टॉक्स है। पिडिलाइट, पिडिलाइट कौन है? फेविकॉल फेविकॉल, करेक्ट। सोलर इंडस्ट्रीज, SRF, गुजरात फ्लोरोकेम, टाटा केमिकल, ये सारे नाम हमने सुना है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से मैं चाहता हूँ मोमेंटम आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज फंडामेंटली तो मुझे कहीं ना कहीं इश्यूज लग रहे हैं, बिकॉज सेक्टर में इशू है। तो मैं ऑब्वियसली इसके अंदर में फंडामेंटली कॉल अभी नहीं ले सकता हूँ। फंडामेंटल कॉल मैं कब ले सकता हूँ? एक क्वार्टर का रिजल्ट, जैसे दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया, मार्च क्वार्टर का रिजल्ट कब आउट होगा? अप्रैल में होगा, राइट। अगर कुछ भी सेक्टर में परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हुआ है तो अपने को अप्रैल में पता लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे स्मार्ट लोग होते हैं मार्केट में जो फैक्ट्री के बाहर खड़े हो जाते हैं, जो डीलर लोग से बात करते हैं, जो कि प्राइमरी रिसर्च करते हैं, ओके वो स्मार्ट लोग पहले ही ले लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि स्टॉक में फंडामेंटल में इम्पैक्ट नेक्स्ट क्वार्टर में आने वाला है। ओके तो हम तो वो स्मार्ट लोग नहीं हैं, राइट। तो हम क्या करें? हम प्राइस एक्शन से जज करने की कोशिश करते हैं कि कौन स्मार्ट लोग हैं और क्या कर रहे हैं इस सेक्टर के अंदर में, ओके बरोबर है। तो अब यहां पर मैं जाऊंगा टेक्निकल्स में, और टेक्निकल्स में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, डे, प्रीवियस डे, वीक, मंथ, 52 वीक, ऑल टाइम, SMA, EMA, पीवर्ड, बोलिंजर बैंड, PSAR, सुपर ट्रेंड, इचिमोको। हम सिर्फ एक सिंपल सा यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बरोबर है। ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्या मतलब है कि 4 मेजर मूविंग एवरेज जो है, 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे। अगर कोई भी स्टॉक ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आपका मन क्या बोलेगा? मोमेंटम है, हाँ मतलब ठीक है। तो मतलब गिरे पड़े सेक्टर में भी स्टॉक्स हैं जिनमें मोमेंटम है, कोई तो रीजन होगा ना इनका मोमेंटम होने का। आप देखिए, मैक्सिमम स्टॉक्स आपको नीचे नजर आएंगे, मैक्सिमम स्टॉक्स मूविंग एवरेज में नीचे है। ये देखिए, फाइन ऑर्गेनिक, क्लीन साइंस, नवीन फ्लोरो, सब नीचे है, राइट।
अथर, अनुपम रसायन सब नीचे है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो है ऊपर है। क्यों? क्या उनमें कोई मैनिपुलेशन चल रही है? नहीं, चेंजेस कुछ बेसिकली आ सकते इनके अंदर में कुछ तो है जो शायद नेक्स्ट रिजल्ट में आ जाएगा, जिसके कारण ये स्टॉक चलेंगे। इसलिए हम मोमेंटम में इनमें पार्टिसिपेट करने में नहीं सोचेंगे, मतलब नहीं हम सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे। ओके तो अब सपोज पीडीलाइट आ गया, ठीक है, राइट अब इसको क्लिक कर लेते हैं। तो इसका बेसिक एक होमवर्क करते हैं पीडीलाइट का, कि अगर हम इसका फंडामेंटल देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो एकदम फ्लैटिश सा रिजल्ट है, कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट इसका नहीं आ रहा है। एनुअल अगर हम देखें तो एनुअल में इसका अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। यस ओके, तो हो सकता है कि इस मार्च एंड तक एक अच्छा रिजल्ट आना का उम्मीद हो किसी को, ठीक है। देखिए, हम तो दूसरे की उम्मीद पे अपने आप को पिगी बैंक कर रहे हैं, क्योंकि हम उम्मीद नहीं बना सकते। उम्मीद बनाने के लिए इतना डीप रिसर्च करना होता है कि एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्वार्टरली में बहुत कोई तोड़फाड़ काम नहीं हो रहा। अगर मैं ग्रोथ देखूं तो 1.75% खाली क्वार्टरली ग्रोथ है, लेकिन अगर मैं वही ग्रोथ सालाना देखूं तो 4% का एटलीस्ट ग्रोथ है इसके अंदर में, ठीक है। Okay. और स्टॉक प्राइस ग्रोथ वर्सेस बिजनेस ग्रोथ देखें तो प्राइस 5 साल से 20% सीएजीआर ग्रो किया है, सेल्स 13% ग्रो किया है, एबिटा 8% ग्रो किया है, प्रॉफिट 5% ग्रो किया है। इसका मतलब प्राइस हैज ऑलरेडी आउटग्रोन द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। गॉट इट इसका मतलब ये कंपनी को किसी न किसी ने आइडेंटिफाई करके ले रखा है, और लग रहा है कि इसमें मोमेंटम और रहेगा, क्योंकि ये महंगा है और शायद महंगा ही रहना है बिकॉज ऑफ द फ्यूचर आउटलुक ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब मैं इसका मोमेंटम चार्ट स्टडी कर लेता हूं। तो अपना मोमेंटम मॉडल क्या बोलता है? आरएस जो है वो 0 के ऊपर होना चाहिए है, राइट आरएसआई 50 के ऊपर होना चाहिए है। प्राइस एक्शन जो है, आपको देख के क्या लग रहा है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव पॉजिटिव प्राइस एक्शन है। हायर हाइज हायर लोज हायर लोस, दो ऑप्शन अपने पास, या तो अपने ये ब्रेकआउट जो ये वाला था इसका इंतजार कर लें 2920 का, राइट या अगर आप मोमेंटम में बिलीव करते हैं और आपको लगता है मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा पोजीशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हल्का हल्का क्वांटिटी से आप पोजीशन इसमें बिल्ड कर सकते हैं। ओके इफ यू वांट टू प्ले कॉन्ट्रेरियन इन अ सेक्टर एंड मोमेंटम इन अ स्टॉक इन अ सेक्टर, समझ रहे हैं, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। ओके कुछ लोग यही करते हैं कि जो गिरे पड़े सेक्टर है उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है मैं उसमें एंट्री मारूंगा या मारूंगी, ओके और सेक्टर और कोई स्टॉक देखते हैं। चलिए, जैसे एग्जांपल के रूप में देखते हैं टाटा केमिकल, ठीक है। ये मैंने स्टॉक सोशल में भी अपने क्लब मेंबरों के साथ शेयर किया था। टाटा केमिकल में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी आई थी कुछ दिन पहले। क्यों? क्योंकि टाटा केमिकल टाटा सन्स के अंदर में स्टेक होल्ड करता है, राइट ठीक है। राइट और टाटा सन्स का आईपीओ आने की बात चल रही थी, जो कि एक्चुअली में मटेरियलाइज नहीं हुई। राइट तो टाटा केमिकल इसलिए बढ़ गया था कि जब उसका आईपीओ आएगा तो इसमें भी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। So news आई थिंक दो ढाई या 3% का स्टेक है, ज़्यादा स्टेक नहीं है। हैविंग सेड दैट, इसका बिजनेस तो है। टाटा केमिकल क्या करती है? केमिकल्स केमिकल तो है, केमिकल बहुत तरह के होते हैं। आई डोंट नो ये भी एक अच्छा आंसर होता है, आई डोंट नो। तो जितना मुझे याद है, मैं गलत हो सकता हूँ, जितना मुझे याद है कि अपना जो नमक खाते हैं ना अपने टाटा सॉल्ट, राइट वो सब इसी में है, ओके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें। ओके तो अब इसका चार्ट अपने स्टडी करते हैं। आरएस ऑलमोस्ट 0 के ऊपर है, यस आरएसआई 50 के ऊपर है। प्राइस एक्शन ऊपर जाके नीचे आके कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये एक 1100 के ऊपर जब तक है तब तक मुझे लेने में कोई प्रॉब्लम है? ले सकते हैं ले सकते हैं, या आप ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं, विच इज ब्रेकआउट कब आएगा? 1140। तो 1100 से 1140 का रेंज है। 1140 के ऊपर गया तब आप इसको लेके छोटा छोटा क्वांटिटी लेके बिल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स जो है इसके Positive है। फेवर में है। ओके अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी उन्हीं के लिए है जो कॉन्ट्रेरियन होना चाहते हैं सेक्टर पे, बट मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं स्टॉक में। so some few questions that I have कि so ये तो एक सेक्टर हो गया so
मार्केट कंडीशन के हिसाब से जो सेक्टर्स हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, अब जैसे बुल मार्केट में तो प्रोबेबली सारे सेक्टर्स ही इतने भर जाते हैं। नहीं बढ़ते हैं ना, जो जिनके फंडामेंटल अच्छे नहीं होते हैं वो परफॉर्म नहीं करते हैं। आप देख लीजिए 2 साल से बुल मार्केट है, 1-2 साल से, बट केमिकल स्टॉक्स तो परफॉर्म नहीं किया है। दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ आप सेक्टर में जाइए, राइट, केमिकल, अगर पिछले 1 साल का देखेंगे तो ऐसे बहुत स्टॉक है जो 80%, 30%, 35% डाउन है। और अगर गेन में देखेंगे, ओह गेन में भी, अच्छा 1 साल नहीं, पिछले, एक्चुअली लीडर जो है ना उसको देखना चाहिए। तो ये जो टॉप केमिकल स्टॉक्स है, दे हैव एक्चुअली नॉट परफॉर्म्ड इन लास्ट 1 ईयर। ओके, स्टॉकेज से देखना थोड़ा मुश्किल है। लेट मी जस्ट डाउनलोड दिस। अच्छा, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं इसमें डाउनलोड दे दूंगा ताकि, अच्छा यहाँ से मिल जाएगा 52 वीक हाई में। आप देखिए मैक्सिमम केमिकल स्टॉक्स आपको 52 वीक लो के पास में ज़्यादा मिलेंगे। ओके, ये देखिए, तो बुल मार्केट तो था ही पिछले 1 साल में, राइट, 52 वीक में, फिर भी ये केमिकल सेक्टर्स परफॉर्म नहीं किया। okay. So this will mostly work will more work in all market conditions, but especially in this current market condition. एनी मार्केट कंडीशन, एज आई सेड, कोई भी मार्केट कंडीशन में कोई तो सेक्टर होगा जो अंडर परफॉर्म कर रहा होगा और कोई सेक्टर होगा जो आउट परफॉर्म कर रहा होगा। Okay. तो 2 तरह का सोच है ये। एक है कि मैं सिर्फ आउट परफॉर्मिंग सेक्टर में ही स्टॉक आइडेंटिफाई करके पैसा डालूंगा, वो हाइपर मोमेंटम है कि सेक्टर में ही मोमेंटम है और स्टॉक में ही मोमेंटम है। जो अपन लोगों ने देखा एयरलाइन है या शिप बिल्डिंग है, उसके अंदर में वो है। दूसरी सोच है, मैं थोड़ा कॉन्ट्रेरियन होना चाहता हूँ। कॉन्ट्रेरियन होंगे तो उसमें पैसा ज़्यादा बनने की चांसेस है। क्यों? क्योंकि सेक्टर जब पलटेगा तो फिर सभी चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती है और फिर पैसा बहुत बनता है। तो रिस्क रिवॉर्ड मेरा अच्छा हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस केस में ज़्यादा फेवरेबल होना चाहिए, बट ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में नहीं है, बिकॉज सेक्टर अगर ख़राब है तो सेक्टर ख़राब है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप होप स्टोरी पे पैसा डाल रहे हैं, जो ऑलरेडी अच्छा है उसमें पैसा डालना और एक होप स्टोरी में पैसा डालना, 2 अलग अलग सोच वाली बात है। ओके, और सेक्टर आइडेंटिफाई करते हैं ना, चलिए। श्योर। तो लेट्स गो टू अगेन। और टिपिकली इन सब का सेक्टर रोटेशन भी देखोगे ना, तो फंडामेंटल अगर अच्छा नहीं होता है तो वो सेक्टर्स के ब्रेथ जो है वो भी खराब होता है। ओके, तो नीचे चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं, ये देखिए, ये ठीक है। जैसे हेल्थ केयर के अंदर में भी देखिए ग्रोथ है, 10% ग्रोथ है, विच इज नॉट अ ग्रेट ग्रोथ। राइट, टेक्सटाइल के अंदर में देखिए, दिस इज क्लासिक, टेक्सटाइल का ग्रोथ नहीं हो रहा है, राइट, तो इसके अंदर चलते हैं। अब टेक्सटाइल के अंदर में ब्रेथ स्टडी करते हैं, तो इंडस्ट्री वाइज, तो कौन सा इंडस्ट्री है टेक्सटाइल के अंदर में जिसमें थोड़ी हरियाली है? अगर मुझे टेक्सटाइल को ही देखना है तो मैं इसको नहीं देखूंगा, मशीनरी को, वीविंग को नहीं देखूंगा। हो सकता है देखूंगा तो थोड़ा इसको मैं देखूंगा, टेक्सटाइल को, ठीक है। अब इसके अंदर चलते हैं। यहां पर अब मैं टेक्निकल देखूंगा कि कौन सा स्टॉक है जो अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर, जैसे पेज इंडस्ट्री मैं नहीं लूंगा अभी, बिकॉज सेक्टर भी खराब कर रहा है बिजनेस वाइज, और प्राइस भी इसका खराब है, तो पेज इंडस्ट्री में नहीं लूंगा। अगर आपके पास है पेज इंडस्ट्री तो मैं बेच दूंगा, क्योंकि सेक्टर टेलविंड और सेक्टर हेडविंड, ये कॉन्सेप्ट को भी आपको अपना स्ट्रैटेजी के साथ क्लब करना चाहिए, पर्टिकुलरली अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। आप देख लीजिए यही सेक्टर, यही स्टॉक्स है ना, कभी भी इनका RS 0 के ऊपर नहीं मिलेगा, बिकॉज इनका फंडामेंटल भी तो खराब है। देख लो पेज इंडस्ट्री का पिछले 1 साल का डेटा देख लो, ये देखो RS जब से यहाँ से नेगेटिव हुआ है, राइट, तब से नीचे ही है, राइट। तो फंडामेंटल कोई सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है और स्टॉक का भी मोमेंटम अगर डाउन है तो RS भी उसका नीचे होगा। बट KPR मिल जो है ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। तो अगर मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा और मुझे लग रहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर में गवर्नमेंट कुछ करने वाला है, कुछ रिकवरी आने वाली है, तो मैं कौन सा स्टॉक में जाके पैसा डालूंगा टेक्सटाइल में, KPR जिसमें मोमेंटम है। ओके,
बिकॉज जिसमें मोमेंटम नहीं है उसमें मोमेंटम आने में टाइम लगेगा। तो इसमें RS अभी भी 0 के ऊपर नहीं है, ऑल्दो अपवर्ड स्लोपिंग RS वह 0 के ऊपर नहीं है, तो मैं नहीं डालूंगा। So I can set an alert, वो जब वो 0 के ऊपर जाएगा नहीं, वो अभी स्टॉकेज में नहीं कर सकते आप। RS बेस अलर्ट नहीं सेट कर सकते हैं, ये हम लोग वर्क कर रहे हैं कि इंडिकेटर बेस अलर्ट भी इसमें आ जाए। और इंडो काउंट इंडस्ट्री देख लेते हैं, ये फिर भी ठीक है, RS प्लस है, RSI 50 के ऊपर है। और लेकिन मैं लूंगा कब, जब मैं ये ब्रेकआउट इसके ब्रेकआउट के ऊपर जाऊंगा, विच इज 327। इसमें आप अलर्ट सेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ माई टारगेट पे डाल दिए कि अबव 327 आया तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। रीज़न इज सेक्टर एनालिसिस। तो वो जब अलर्ट देगा तो आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि इस रीज़न से मैंने तुमको अलर्ट दिया है। बाय द वे, आपने देखा होगा स्टॉकेज में आप ये टैब्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। राइट सर, हाँ, या ये यहाँ से ना, आई थिंक वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको ऐप को इस लेवल पे कस्टमाइज करने का मौका देता है। ओके, जैसे आप इन्वेस्टर व्यू, ट्रेडर व्यू कर सकते हैं, और कस्टम व्यू जब आप करते हैं तो आप, जैसे ये अलर्ट है, सपोज आपको चाहिए कि ये अलर्ट मेरे को सामने चाहिए, तो आप यहाँ रीऑर्डर कर सकते हैं कि इस अलर्ट को नीचे से ला के इसको ओके, गॉट इट सर। तो अब ये कोई भी स्टॉक में आप होमवर्क करेंगे ना, तो आपको अलर्ट जो है वहीं दिखेगा जहां आपने अभी सेट किया है। देखिए माय टारगेट्स सामने आ गया। और कोई सेक्टर देखते हैं, चलिए। एक्चुअली अगर आपको क्या लगता है कि कौन सा सेक्टर है जिस पे आप कॉन्ट्रेरियन बेट लेना चाहेंगे, आप कमेंट कीजिए। अगर आप थोड़ा बहुत भी सेक्टर को ट्रैक करते हैं, जो सेक्टर आपको पता है कि अच्छा नहीं कर रहे हैं और आप चाहेंगे कि यार इसमें लेते हैं कॉन्ट्रेरियन बेट, बिकॉज कुछ तो अच्छा इसमें हो ही सकता है इस सेक्टर में। So maybe another way would be to be active on the news side. कि न्यूज़ देखिए पढ़ते तो रहना ही पड़ेगा। राइट, न्यूज़ है, व्यूज़ है, सब कुछ पढ़ते रहना पड़ेगा, बिकॉज कहाँ से वो मसाला मिल जाएगा पता नहीं है। दूसरा तरीका एक्टिव रहने का है, अगर आपको सेक्टर के अंदर में एक्टिविटी ट्रैक करना है, कुछ यूनिक हुआ है, तो आप सेक्टर रोटेशन को देखिए, यहाँ पर डिलीवरी को देखिए। बिकॉज क्या होता है, जब नीचे के लेवल पे बाइंग इमर्ज होती है ना किसी सेक्टर पे, तो कोई बड़ा आदमी आ रहा है तो वो यहाँ दिखता है सबसे पहले। जैसे अभी कल एब्रेसिव के अंदर में डिलीवरी बढ़ी है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। हाँ नहीं, एब्रेसिव नहीं, वो अलग चीज़ है। एब्रेसिव इज बेसिकली इंडस्ट्रियल थिंग, पिडिलाइट तो केमिकल है। अब एब्रेसिव के अंदर में स्टॉक वाइज में अगर देखूँ डिलीवरी, तो यहाँ किस किस में हुआ है, कार्डरंडम में हुआ है, वेंट में हुआ है, ग्राइंडवेल, तो इसमें नहीं हुआ, इसमें ज़्यादा हुआ है। तो कोई ना कोई रीज़न होगा ना इसमें डिलीवरी होने का। राइट, राइट। यही आप अगर इसको सेक्टर वाइज नहीं ट्रैक करके इंडस्ट्री वाइज ट्रैक करें, तो यहाँ भी आपको इंडस्ट्री वाइज मिल जाएगा। तो हो सकता है कि आपको वो इंडस्ट्री मिल जाए जहाँ परफॉर्मेंस है नहीं बहुत टाइम से, और अचानक से यहाँ डिलीवरी हुई है। जैसे रिफैक्ट्रीज, इस पर मैंने वीडियोज़ भी बनाए। ओके, रिफैक्ट्री पे इन्वेस्टमेंट थीम बनाया था मैंने, रिफैक्ट्री। ओके। तो यहाँ देखिए डिलीवरी हुआ है और प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव है, और ये सेक्टर का भी बैंड बजा हुआ था। तो ये अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री लेवल पे हमारा अभी तक वो है नहीं फंडामेंटल, उस पर वर्क कर रहे हैं, वो भी आ जाएगा। बट अगर मैं अब ये देखूँ, RHI को देखूँ, तो क्या इसमें मोमेंटम आया है कि प्राइस एक्शन तो इसका पॉजिटिव है, डिलीवरी हुई है, नीचे के लेवल पे यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है। ये देखिए बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन है। तो आपको यहाँ कॉन्ट्रेरियन जाना है तो वैल्यू इन्वेस्टर है आप, बट अगर आपको मोमेंटम का वेट करना है तो ये जीरो होने का वेट, प्लस होने का वेट होना पड़ेगा, तब आप ले पाएंगे इसको। सो दिस इज द वे टू कीप ट्रैक कि भाई कोई सेक्टर है क्या जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अचानक से बाहर जनरेट हो गया इसके अंदर में। ठीक है सर, आई थिंक वी शुड ट्राई, वी विल ट्राई दिस ऑल। हाँ, एंड देन हाँ, ट्राई करिए। देखिए ट्रायल एंड एरर है, पता नहीं किसको क्या सूट कर जाए। बट आज का मेरा वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही था, आपको ये सिखाऊं कि जनरली मोमेंटम इज एसोसिएटेड विद गुड सेक्टर एंड गुड स्टॉक इन दैट गुड सेक्टर। बट आज मैं थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव देना चाह रहा था, बिकॉज मैंने देखा ट्विटर पे बहुत बातें हो रही है केमिकल सेक्टर पे, कॉन्ट्रेरियन व्यू लोग ले रहे हैं। तो मुझे लगा कि वीडियो रिकॉर्ड करते हैं आपके साथ, जहाँ पे कैसे कॉन्ट्रेरियन व्यू के साथ भी आप मोमेंटम प्ले कर सकते हैं।
ऑलराइट, ठीक है। चलिए थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। हाँ हाँ we बताइए। have few questions of course. Oh! So how can we forget? सो सॉरी क्वेश्चन लेना ही भूल गया मैं दोस्त। बताइए। So one question we have from Amit Verma in Korba. Which sector should we focus to maintain diversification for trading with capital of 5 lakh if we trade only in 10 stocks as per my capacity? I am ready to include trending sectors of this year or generation, that is solar energy, EV, etc. But what should be the rest, or how do you choose a sector? आई थिंक मैंने तो इसका We आंसर have दे ही दिया है covered कि that, द yeah. बेस्ट तरीका तो यही है कि आप फंडामेंटली जो रेलिवेंट सेक्टर है उन्हीं को आइडेंटिफाई कीजिए। बाय द वे 5 लाख 10 स्टॉक है तो 3 सेक्टर से ज़्यादा आप पैसे भी नहीं कर पाएंगे। Okay. 10 स्टॉक 3 सेक्टर सफिशिएंट। जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगा वैसे वैसे आप सेक्टर ऐड कीजिए। आई वुड सजेस्ट 2 वैसा सेक्टर पकड़िए जिसमें ग्रोथ है और 1 कॉन्ट्रेरियन, Okay. ताकि अपना डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, अच्छा मिक्स हो जाए। Okay. So that कोई भी market condition आए, we can sustain that. क्योंकि जो ग्रो कर रहा हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर उसका ग्रोथ में क्वेश्चन आ जाए तब आप तो फंस गए। Right. So one interesting question that we have is that how do we update or modify our strategy based on the market condition? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जनरली हर मार्केट कंडीशन पे मैं अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को अपडेट या मॉडिफाई नहीं करता हूँ। रादर मैं 2-3 स्ट्रैटेजी पैरेलली चलाता हूँ जो कि अलग अलग मार्केट कंडीशन में मेरे को अलग अलग रिजल्ट्स देती हैं। Right. तो देयर विल बी सम स्ट्रैटेजी विच विल नॉट गिव मी रिजल्ट इन सच काइंड ऑफ अ मार्केट कंडीशन। और आपका स्ट्रैटेजी के अंदर में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो मार्केट कंडीशन को जज कर ले और आपको सेफ्टी नेट में लेके चला जाए। जैसे RS स्ट्रैटेजी में कैपेबिलिटी है कि वो आपको एग्जिट करवा देता है और आप कैश में बैठ जाते हैं। Okay. तो 2 things. One is do not be dependent on one strategy. You should have a basket of strategy, at least 2-3. And third is your strategy should be capable to help you to get into a proper zone, which is actually the negative zone for your strategy. तो आप cash में आ जाए, because cash is the most important asset for me always. So we have that RS strategy that most of the learn to trade followers are following, but how do we build another strategy if we have to? बहुत सारे फेस टू फेस वीडियोस हैं, आप देखिए। और स्ट्रैटेजी के लिए तो बहुत सारे वेबिनार्स है एलन मार्केट्स में, आप अटेंड कीजिए। Okay. मैंने 1 साल लगाया तब जाके RS एज अ कॉन्सेप्ट पे मैं कन्विंस हुआ। यू हैव टू रीड लॉट ऑफ बुक्स, यू हैव टू रीड इंटरव्यूज ऑफ पीपल, जैसे मिस्टर जैक श्रॉगर ने 3 बुक लिखी है, मार्क मिनर्विनी ने इतने बुक लिखी है। फेस टू फेस में 230 के करीब फेस टू फेस हो गए। तो Okay. क्या वर्क करेगा आपके साथ, क्या चीज़ आपको सूट कर जाएगा, वो तो ट्रायल एंड एरर। Okay, got it, sir. And how do I know whether my strategy is not working? Oh, good question. How do I know when my strategy is not working? When you are doing everything right as per your defined setup, and back to back you see your setups getting nullified or it's getting wrong. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे चार्ट पैटर्न है स्टॉकेज के अंदर में, तो चार्ट पैटर्न पे हम ट्रेड करते हैं। Yes. एक स्ट्रैटेजी है हमारा, Yes. हम ट्रेड कर रहे हैं, काफ़ी महीने से ट्रेड कर रहे हैं, बट पिछले 1 महीने से चार्ट पैटर्न में पैसे लग रहे हैं। Okay. ठीक है, तो 2 बात आ रही है माइंड में। एक है कि मार्केट कंडीशन है इसलिए लग रहे हैं, Right. दूसरा कहीं हमने अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत लॉन्ग बायस तो नहीं कर दिया कि हम लेके ही काम कर रहे हैं। तो चार्ट पैटर्न तो दोनों तरफ वर्क करता है, तो हमको शॉर्ट भी इसके अंदर में ऐड करना होगा। Right. तो Right. मैं कभी भी स्ट्रैटेजी को क्वेश्चन नहीं करता हूँ, मैं डेफिनेटली उसको इम्प्रोवाइज करने का माइंडसेट रखता हूँ कि इसको मैं और बेटर कैसे कर सकता हूँ। चार्ट पैटर्न को मैं कैसे डिनाई कर सकता हूँ, वो तो है ही, तो प्रूवन कॉन्सेप्ट है। प्राइस एक्शन प्रूवन कॉन्सेप्ट है, RSI प्रूवन कॉन्सेप्ट है। बट हाँ, आप अपने जब आप बैक टू बैक लॉसेस कर रहे हैं, और होंगे लॉसेस तो होंगे, बिकॉज बैक टू बैक लॉसेस आर एक्चुअली द रीजन व्हाई यू कम बैक टू योर ड्राइंग बोर्ड एंड रीथिंक कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ। Okay. लॉसेस होंगे तो उससे आप अपने स्ट्रैटेजीज को और इम्प्रोवाइज करते रहिए। ठीक है, got it, sir. What I have understood that whatever money you make from market will always try to take approximately 20% of that money from you. तो अगर आपने सपोज 10 लाख रुपए डाला मार्केट में और आपने 15 लाख कर लिया उस 10 लाख को, तो 5 लाख आपने कमाया ना। Right. मेंटली प्रिपेयर रहिए कि 5 लाख का 20% मतलब 1 लाख मार्केट आपसे वापस लेगा ही लेगा।
So follow on question on that would be, so काफी बार क्या होता है, maybe my strategy is not very like a very efficient strategy, but because the market is a bull market, so I'm making money through that strategy. And maybe my strategy is very well defined and everything is like it's a very efficient, but because the market conditions are bad, nothing is working. So in such scenarios, हाँ how would you judge that? अच्छा, बुल मार्केट में तो पैसा बनेगा, वो तो पता ही है, बनेगा ही। Yes. तो ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए हमको कि बुल मार्केट था इसलिए पैसा बन गया। अरे पैसा तो बनेगा तो बुल मार्केट में बनेगा, Right. बेयर मार्केट में पैसा बन ही नहीं सकता है, बहुत कम चांस है। बेयर मार्केट में हमको पैसा खोना नहीं है, कमाना बुल मार्केट में है। Okay. अगर खोना नहीं है का एक ही तरीका है, कैश में रहो, करेक्ट। Okay. या आप डेरिवेटिव ट्रेडर बन जाओ और आप शॉर्ट भी कर सको, बट शॉर्टिंग इज अ वेरी डिफरेंट साइंस। वो फुल टाइम लोगों के लिए सही है। पार्ट टाइम कोई अगर मार्केट में इन्वॉल्व है, मैं भी तो पार्ट टाइम ही इन्वॉल्व हूँ, तो मेरी टीम फुल टाइम है, वो शॉर्टिंग करते हैं, बट मैं नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज शॉर्ट करने के लिए फिर आपको स्क्रीन में रहना पड़ेगा। कभी भी शॉर्ट कवरिंग आएगी तो बैंड बच जाएगी आपकी। तो बुल मार्केट में पैसा बनता है, बेयर मार्केट में जो पैसा लगता है उसको हमको कम करना है, और बुल मार्केट जो में पैसा बनता है उसको हमको मैक्सिमाइज करना है। यही हमारा फिलोसफी होना चाहिए। ठीक है। I think we'll just take one last question, sir. The way you taught how to build position in any stock on breakout, can you please also teach how to reduce the position sizing in case of breakdown? सो आई मीन बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक क्वेश्चन है ये कि Yes. आप रिड्यूस कैसे करते हैं, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर स्लीप कोशेंट। कि अगर आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है तो आप Right. रिड्यूस करते रहिए, और लग रहा है कि पूरा निकाल देने से नींद अच्छी आएगी तो पूरा निकाल दीजिए। इसको ना मैं कोई भी साइंटिफिक डेफिनेशन में नहीं डालना चाह रहा हूँ, बिकॉज ये फॉर्मूला आपको खुद निकालना पड़ेगा। Okay. बिकॉज योर कंफर्ट ऑफ एंट्री इज ओके, बट एग्जिट इज वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, उस इंडिविजुअल कंफर्ट की बात है। तो व्हाट आई डू इज आई डेफिनेटली लुक एट, बिकॉज आई हैव अ हायर रिस्क एपेटाइट, तो मैं पूरा लास्ट तक रुकता हूँ एग्जिट करने के लिए, बिकॉज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं जितना कमाया उतना लग गया, Okay. बिकॉज मेरा बैकग्राउंड अलग है, मेरा स्टाइल अलग है, मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन है, तो इट्स ईजियर फॉर मी टू टेक दैट रिस्क। Okay. बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 20-25% बुक करता रहूँ हर लेवल पे, तो एक ये भी थ्योरी है कि 25% बुक कीजिए, फिर बाकी 75 का 25% बुक कीजिए, फिर बाकी जो बचा उसका 25% बुक कीजिए। तो इससे क्या है ना, मेंटल पीस रहता है, कांस्टेंट बेसिस पे आपको एक इट्स बेसिकली इट्स आल्सो काइंड ऑफ अ डोपामिन, नो, कि आप Right. प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपको हाई फील होता है, Feels विच गिव्स यू good, मोटिवेशन टू वर्क हार्डर। Right. Yeah. Got it. Okay. Thank you, sir. थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको लग रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक छोटा सा एजेंडा है मेरा 2024 का कि मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए यूट्यूब में। तो अगर आप कर रखे हैं बहुत अच्छी बात है, दोस्तों को करवाइए, और अगर आप नहीं कर रखे हैं तो आप कर लीजिए। देखिए मैंने लास्ट में बोला आपको ये, क्योंकि लास्ट तक सीरियस लोग ही हैं, सीरियस लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो तो मुझे सपोर्ट करेंगे ना, है ना। चलिए, थैंक यू अन्नपूर्णा जी, Thank you, थैंक यू sir. एवरीवन, एंड बस अपना ध्यान रखिए। मार्केट बहुत अच्छा है, पैसा मत खोइए, पैसा नहीं खोएंगे तो मार्केट में पैसा बन जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू, जय हिंद।